आज हम सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे तो आपने कल देख लिए थे, हम दिन भर लाइव थे आपके साथ और बाकी के न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने देख लिया होगा। चुनावी नतीजे तो आपने देख लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट डालने के नतीजे आज आ रहे हैं, इसलिए वो नतीजे भी आज देख लीजिए आप। इसलिए अब चुनावी नतीजों की टैली देखने के बाद अब ये नतीजे देखिए, और ये नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि दक्षिण 24 परगना में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए चुनाव में काम किया था, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, नष्ट किया गया है, और ऐसा करने वाले लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। आरामबाग में भी राजनीतिक हिंसा के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वहां बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और बाद में इस दफ्तर में आग लगा दी गई। हाँ। बीजेपी के दफ्तर को बाद में कैसे आग लगा दी गई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे तो आपने कल देख लिए थे, लेकिन बीजेपी को वोट देने के नतीजे आज आ रहे हैं। कुछ इसी तरह से नंदीग्राम से भी तस्वीरें आई हैं, जहां ममता बनर्जी की हार के बाद शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया और कई इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं, यहां तक कि उनके घर तोड़ दिए गए। यानी अब आप ऐसा समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपका घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सोनारपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई, और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की और टीएमसी की जीत के बाद हुआ। यानी इस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और गुलाल की जगह खून की होली खेली। अगर हम अब तक की राजनीतिक हिंसा के बारे में आपको बताएं तो टीएमसी ने इसमें जबरदस्त बढ़त बनाकर रखी हुई है। पिछले 24 घंटों में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लग चुके हैं, और ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इसलिए नतीजे, चुनावी नतीजे जो बैलेट बॉक्स से निकल कर आते हैं वो तो आपने कल देख लिए, बैलेट के बाद जो बुलेट से निकलते हैं नतीजे वो आप आज देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए तृणमूल कांग्रेस के ये कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आ जाएंगे। क्या इसी को आप कहते हैं कि यही है लोकतंत्र का उत्सव मनाना? क्या ये आपको अहिंसक दिखाई दे रहे हैं? चुनाव के बाद अब बीजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को इसकी सजा दी जा रही है, जिस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी आज चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा, आगजनी और हत्या की कई खबरों से वो परेशान और चिंतित हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं, घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं और स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। और ये बात कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहां के डीजीपी से इस पर पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनाव के दौरान खुद पर हमले का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी हर बार की तरह इस हिंसा पर बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि ये हिंसा बीजेपी कार्यकर्ताओं और चुनाव में उसे वोट देने वाले वोटरों के खिलाफ हो रही है। आज एक सवाल यह भी है कि क्या अब लोकतंत्र में खतरा लोगों को नजर नहीं आ रहा? क्या अब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा लोगों को? उन सारे लोगों को जो बात बात पर कहते थे कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो ये तस्वीरें देखने के बाद भी आपको अगर लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता, ये तस्वीरें देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, तो फिर हम आगे और क्या कहें।
এটি জল দে আগুন লাগিয়েছে আবার। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी हिंसा हुई और चुनाव से पहले भी कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और ये पश्चिम बंगाल में आज से नहीं कई दशकों से चल रहा है। अब राज्य में 34 वर्षों तक जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी तब भी वहां ऐसे ही राजनीतिक हिंसा होती थी। ये उनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने जब विधानसभा में यह बताया था कि 1988 से 89 के दौरान बंगाल में कम से कम 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह कहना पड़ा था कि वामपंथियों के बंगाल में जीना बेहद खतरनाक हो गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि 32 वर्षों के बाद भी पश्चिम बंगाल में स्थितियां वैसी की वैसी ही हैं। ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी लेफ्ट पार्टियों को हटाकर तो इसी बात को मुद्दा बनाकर आई थी कि वहां पर राजनीतिक हिंसा होती है, वहां किसी और राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है और वहां पर वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और गांव के स्तर पर इतना डरा कर रखा हुआ है लोगों को कि वहां कोई और इस बात की हिम्मत ही नहीं कर सकता कि वो किसी और को वोट दे। यही मुद्दा बनाते बनाते ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था, फिर परिवर्तन हो भी गया, लेकिन सिर्फ सत्ता में परिवर्तन हुआ, जमीनी हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि इतिहास के पन्ने अगर पलटें तो पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से ही राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हो गई थी और वर्ष 1947 और 48 में किसानों और जमींदारों में वहां जबरदस्त खूनी टकराव हुआ था। तब इस हिंसा में एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ वामपंथी दल थे। इस हिंसक आंदोलन को तेभागा आंदोलन कहा जाता है। 1953 में दूसरी राजनीतिक हिंसा शुरू हुई जिसे नाम दिया गया एक पैसा आंदोलन। उस समय कलकत्ता में ट्राम का किराया 1 रुपया बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसके विरोध में हिंसा शुरू हो गई। इस आंदोलन में भी एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ वामपंथी दल थे। उस समय दोनों पार्टियों की राजनीति ने कलकत्ता को युद्ध का एक मैदान बना दिया था। फिर 1967 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। तब लेफ्ट पार्टियों के कई समर्थकों ने चीन के नेता माओ त्से तुंग की उस विचारधारा को माना जिसमें कहा गया कि सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है। अब आप फिर से सुन लीजिए, सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है और आज भी पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। इस आंदोलन ने बंगाल की राजनीति में हिंसा की संस्कृति को शायद हमेशा के लिए स्थापित कर दिया और यह संस्कृति 2021 तक यानी अब आज इस घंटे तक भी चल रही है जब मैं आपसे ये बात बता रहा हूं। और फिर 1990 में ममता बनर्जी पर भी एक जानलेवा हमला हुआ था। ममता बनर्जी पर यह हमला राजनीतिक हिंसा की सबसे विभत्स घटनाओं में से एक है और इसी हमले के बाद ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन गई थी और आज वो भी वही कर रही हैं जो एक जमाने में वामपंथी दल किया करते थे। आज वो भी वही कर रही हैं जिसका एक जमाने में वो खुद शिकार हुई थी।